बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। तो जनाब, हम जब अपनी जहनी सेहत की बात करते हैं तो आजकल का जो वक्त है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और हमें हर दूसरा बंदा जो है वो किसी ना किसी सूरत हाल के बाइस बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है, लेकिन वो इतना मसरूफ़ है कि वो अपनी जहनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे पा रहा होता। और होता क्या है कि हमारे यहाँ पर, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, सो वो अपनी जहनी सेहत को इतना कंसिडर ही नहीं कर रहे होते और उनको शायद अवेयरनेस भी इतनी नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और जब हम कंटिन्यूसली अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको इग्नोर करते हैं तो एट टाइम्स इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें अपनी अगली ज़िंदगी में बेयर करने पड़ रहे होते हैं। सो जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सो हमारी बहुत सी चीज़ें हमारी जहनी सेहत पर डिपेंडेंट होती हैं। हमारा काम करने का अंदाज, हमारे रिलेशनशिप्स अपने प्यारों के साथ, ये तमाम चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं जब हमारी जहनी सेहत अच्छी होगी। और जहनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए जितनी कि हमारी फिज़िकल वेलबींग, फिज़िकल हेल्थ। और जो इंसान अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखेगा, डेफिनेटली वो उतना ही प्रोडक्टिव, उतना ही क्रिएटिव, उतना ही खुश और उतना ही अच्छे अंदाज में अपने रिश्तों को निभाने वाला होगा। और इसके लिए हमें बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम करके अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिसको अगर हम डिस्कस करें, सो दैट इज़ द सेल्फ केयर। अपने आप की हिफाजत करना, अपने आप की टेक केयर करना। इसके साथ साथ जो लोग आपके प्यारे हैं उनके साथ कनेक्ट होना, और अगर रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल हेल्प और आप खुद को बेहतर नहीं फील करें ज़हनी तौर पर और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज ही से तहैया कर लें कि अगर आप ज़िंदगी में खुश और खुर्रम होना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे अंदाज में निभाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, सो इसमें अपनी जहनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। With this message, now we have to move ahead और शहर लाहौर के मौसम को अभी हम डिस्कस करेंगे। और जनाब, आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवैस। सो अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से लाहौर का मौसम जो था आज सुबह काफ़ी खुशगवार रहा है, लेकिन अभी जो सूरज है वो अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अगर अभी के दर्जा हरारत की बात की जाए तो अभी जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कम से कम दर्जा हरारत है वो आज का 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का मकान है। अगर लाहौर में बारिश का बात की जाए तो आइंदा जो 24 घंटे हैं उसके दौरान जो है वो लाहौर शहर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मई का जो पहला और दूसरा हफ्ता है इसमें जो है वो बारिशों का लाहौर शहर में बारिश। थैंक यू सो मच अवैस, एंड आई एम सो ग्लैड टू नो कि आज भी प्रिडिक्शन है वक्फे से बारिश होने की, क्योंकि बारिश होती है और वीकेंड पर अगर बारिश हो जाए तो वीकेंड भी अच्छा गुजर जाता है और इंसान को ज्यादा एंजॉय करने का मौका मिलता है। एनी हाउ, शो में मजीद आगे बढ़ेंगे, करेंसी रेट्स के साथ शो का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर करना चाहेंगे। सो करेंसी रेट्स में जनाब, यूएस डॉलर आज आपको मिल सकेगा 285.75 में, यूरो 313.1 में मिल सकेगा, ब्रिटिश पाउंड 357.1 में, यूएई दिरहम 78.07, सऊदी रियाल 75.85, इसके साथ साथ कवेती दिनार 926.13, कैनेडियन डॉलर 212.05 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188.55 और ओमानी रियाल 737.03 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे जनाब, और खीरा आपको मिल सकेगा 60 रुपीज पर केजी, आलू 68 रुपीज पर केजी, प्याज 55 रुपीज पर केजी, टमाटर 37 रुपीज पर केजी, अदरक 725 रुपीज पर केजी, करेला 80 रुपीज पर केजी, सब्ज मिर्च 100 रुपीज पर केजी, गोभी 30 रुपीज एंड बैंगन 60 रुपीज पर केजी। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जनाब, सेब आपको मिल सकेगा 330, केला आपको मिल सकेगा 355 रुपीज पर डजन, फालसा 200, पपीता 210, खरबूजा 60, तरबूज 27 और खजूर
440 में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगी। ब्रॉयलर रेट की बात करें तो जिंदा आपको मिलेगा 401 में, गोश्त 602 एंड अंडा फार्मी 280 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से आपको मार्केट से मिल सकेंगे। इसी के साथ साथ अभी हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज में जनाब रवां साल का, इस साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में जुज़वी, जिसको हम पार्शियल चांद ग्रहण भी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर नजर आएगा, जिसका जो दौरानिया है तकरीबन 4 घंटे और 17 मिनट अप्रॉक्सीमेटली होगा और इसका आगाज होगा तकरीबन रात को 8:14 पर। इसकी जो पीक है यानी कि जब चांद ग्रहण कंप्लीट होगा सो वो होगा 10:22 पर। और इसके साथ साथ अगर हम इसके इख्तिताम की बात करें तो चांद ग्रहण का दौरानिया तो हमने आपको बता दिया और ये इसका इख्तिताम होगा 6 मई विच इज़ टुमारो और 12:31 पर इसका इख्तिताम हो सकेगा। और इसके साथ साथ भारत में श्रीलंका, ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस, चीन और मुतादिद एशियाई ममालिक में भी इसको देखा जा सकेगा। मजीद आगे बढ़ेंगे और तमाम गल्फ कंट्रीज का सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है, या जो प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ का सफ़र करें, सो एक ही वीज़े पर तमाम गल्फ कंट्रीज़ का विज़िट करना अब बहुत जल्द मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनकी जानिब से एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जितने भी ट्रेवलर्स जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अगर गल्फ कंट्रीज़ का मतलब आना चाहते हैं, सो किसी भी एक गल्फ कंट्री अगर वीज़ा उनको मिल गया तो वो बाकी की तमाम गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, खलीजी ममालिक भी जिन्हें कहा जाता है, अरब कंट्रीज़ बेसिकली वहाँ का दौरा कर सकेंगे। और ऐसा हमें पता है कि शेंजन वीज़ा जो होता है वो बेसिकली यूरोप के लोगों को, मतलब यूरोप जो लोग ट्रेवल करते हैं, कि अगर यूरोपी किसी भी मुल्क, एक मुल्क अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो बाकी के तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो आप इजीली विजिट कर सकते हैं। सो अब इसी तर्ज पे एक वीज़ा जो है वो यहाँ से भी तैयार ऑब्वियसली लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी बना ली गई है और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवलर्स आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों के लिए भी जो आमदोरफ्त है उसमें भी आसानी हो सकेगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है और इसको हम सब अप्रिशिएट करते हैं। वी होप कि इम्प्लीमेंटेशन जल्द अज जल्द हो। आखिर में हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे मेट गाला का, जिसको मेट बॉल भी कहा जाता है, और बेसिकली ये एनुअल फंड रेजिंग इवेंट होता है जो कि हर साल न्यूयॉर्क में होता है और ये साल का सबसे बड़ा फैशन का मेला होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जो टॉप की सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो शिरकत करते हैं और खूबसूरत किस्म के जो लिबास हैं, महंगे किस्म के जो लिबास हैं वो ज़ेबतन किए हुए होते हैं, ज्वेलरी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और बेसिकली जब हम फंड रेजिंग की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी में एक म्यूज़ियम है जिसको म्यूज़ियम ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, म्यूज़ियम ऑफ आर्ट ऑफ कॉस्टिट्यूम इंस्टीट्यूट बेसिकली इसको कहा जाता है, जिसकी फंड रेजिंग के लिए बेसिकली ये मेला, इसका इनेकाद किया जाता है। बट बहरहाल इस साल भी बहुत सी सेलिब्रिटीज उसमें शिरकत कर चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा की अगर बात करें तो इन्होंने बल्गारी का बहुत ही खूबसूरत नेकलेस पहना था और उसकी कीमत जो है जनाब वो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, बल्कि 204 करोड़ के करीब बताई जाती है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। 25 मिलियन डॉलर्स बनते हैं अमेरिकन डॉलर्स। उसको जल्द ऑक्शन कर दिया जाएगा और इसकी खासियत ये है जनाब कि इसमें सोने के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के रंग बरंगे मुख्तलिफ किस्म के नायाब किस्म के जो हीरे हैं वो जड़े हुए हैं और बहुत ही मुनफरद किस्म के जो स्टोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया हुआ है। सो इसकी ऑक्शन जो है वो 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर से स्टार्ट होगी, यानी कि वो जो मैंने आपको कहा ना अप्रॉक्सीमेटली 204 करोड़ वो बनते हैं। सो फिर कहाँ पे इख्तिताम होता है इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। एक और व्यूअर्स आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चाय के नुकसानात पर और किन किन ग़िज़ाओं को चाय के साथ खाने से अवॉइड करना चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में शोबा सेहत की ख़राब सूरत हाल, इसको हाईलाइट करेंगे। इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, साथ ही साथ मंकी पॉक्स के केसेस में हम इजाफा देख रहे हैं। लाहौर में भी तकरीबन 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वैक्सीन
हसीन या हिफाजती इकदाम कैसे हो सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आज का दिन आप सबका कैसा गुजरेगा, और चूंकि आज चांद ग्रहण भी है तो इसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस पर क्या आएगा, इसको भी हम देखेंगे। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे कैसे शख्स से जो अपनी मदद आपके तहत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई का काम कर रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और गर्मी के मौसम में ख़वातीन के लिए जो ईस्टर्न ड्रेसेस हैं, इस दफ़ा क्या जो रुझानात हैं, ट्रेंड्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं, ख़वातीन का रुझान किन ट्रेंड्स में है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें भी हम बात करेंगे चाय पर। चाय एक ऐसा गर्म मशरूब है जिसको बाकी तमाम बेवरेजेस जो हैं उनके मलका भी कहा जाता है। मुख्तलिफ हवालों से इसको प्रायोरिटी हासिल है बाकी तमाम मशरूबात की अगर हम बात करें। बहुत से लोग अपनी थकन उतारने के लिए चाय का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग इसके एडिक्ट होते हैं। कुछ को वैसे ही मतलब अगर रात देर तक जागना है, या स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ना है, या ऑफिस का कोई काम करना है, तो उसमें भी वो बार बार चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट बहरहाल इसके साथ साथ चाय के नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि चाय वैसे भी हमारी डाइजेशन इसके लिए भी कोई इतनी अच्छी नहीं। फिर चाय का इस्तेमाल जो है वो हम नॉर्मली बेकरी आइटम्स के साथ, शाम की चाय में बेकरी आइटम्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में तो बड़ा कॉमन रुझान है कि साथ चाय का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बट इस अंदाज में चाय का इस्तेमाल करना, या किसी भी सिट्रिक चीज़ के साथ जिसकी पीएच थोड़ी सी एसिडिक हो, उसके साथ भी चाय का इस्तेमाल बहरहाल ख़तरनाक है। सो हम चाय के नुकसानात को डिस्कस करेंगे, किन किन औकात में अवॉइड करना चाहिए कि चाय का इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे साथ इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट सिद्रा इम्तियाज़ स्काइप पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगाज़ नुकसानात से नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये बता दें कि क्या चाय का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप खैरियत से होंगे। अच्छा, चाय की जो है ना हमें सर्दियों में तो हमें बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में क्योंकि हम पानी का इंटेक हमारा जितना होता है उससे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होता है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे गर्मी है और पसीना वगैरह आ रहा होता है। लेकिन चाय की वजह से क्या होता है कि इसका डाययूरेटिक इफेक्ट है, आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। इस वजह से चाय का गर्मियों में इस्तेमाल जो है वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप खाने से 1 घंटा पहले या बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टैनिन्स मौजूद होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। इस वजह से चाय हमारे यहाँ जैसे होता है ना, नाश्ते के अंदर जरूर चाय होनी चाहिए। तो नाश्ते के अंदर हम सारा और भी अंडा वगैरह भी खा रहे होते हैं, और भी चीजें होती है, उसके साथ चाय के फौरन कंजम्पशन जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है। तो इस वजह से नुकसानात की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन फायदों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने जैसे रात को जागना है, अभी आपने जिक्र किया था, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रात की जागने की रूटीन है, दिन में भी उनको एक्टिव रहना होता है। वैसे तो हम सबको ही एक्टिव होना चाहिए, लेकिन चाय में जो एक कंपाउंड है जिसको हम कैफीन कहते हैं, कैफीन की वजह से आप जो है वो चाय के अंदर एक नशा भी होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि चाय का नशा है, कैफीन का बेसिकली नशा ही होता है। आपको कैफीन की आपको बॉडी की जरूरत पड़ जाए तो अगर आप नहीं लेते, बहुत सारे लोग देखें कि चाय पी रहे होते हैं, अगर वो 1-2 दिन नहीं लेते तो आपके सर में दर्द, और इस तरह से कई लोग मॉर्निंग टी सुबह जो है उठते साथ ही सबसे पहले चाय का 1 कप पीते हैं। तो क्योंकि आपकी बॉडी को कैफीन की जरूरत होती है, आपकी बॉडी इस चीज के आदी हो चुकी होती है। तो कैफीन का बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो हाँ, इसके फायदों के अंदर ये है कि आपको अलर्ट रखती है। जैसे आपने एक्टिव रहना है तो बच्चों के लिहाज से बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं, यानी कि बस एक्टिव रहना है, आप ज्यादा देर तक जागना चाहते हैं तो बस फायदे यहाँ तक ही लिमिटेड हैं। अगर आपने जागना है, अगर आपने अपनी थकावट को दूर भगाना है तो फिर फायदे यही हैं। यानी नुकसानात की फहरिस्त लंबी है, फायदा कोई इतना खास है नहीं। वैसे मेरे जैसे जो लोग हैं सदरा, वो चाय जितनी मर्जी पी लें, जब उनको नींद आनी है तो आ ही जानी है। चाहे सोने से पहले मैं चाय का 2 कप पी लूं, मुझे नींद आ जाती है। सो मेरे ख्याल में ये हर पर्सन के मुताबिक ये वेरी भी करती है चीज। बिल्कुल इस तरह से है कि आपकी बॉडी ने किस तरह से कैफीन को रिस्पॉन्ड करना है, हर एक का डिफरेंट है। मतलब बंदा जो है वो कैफीन उसकी बॉडी को उसकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव है कैफीन से, तो वो मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो कई लोग, जैसे आपने भी जिक्र किया कि
अगर आपको नींद आनी है तो कई लोगों को आ जाएगी, लेकिन कैफीन का एक रोल ज़रूर होता है कि आपको अलर्ट रखता है और आपके माइंड को एक्टिव रखता है, आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करता है। वैसे ही कैफीन के अगर हम इफेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो आपकी इंसोम्निया का बायस बनता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या वो सारी रात जागते हैं, उनको रात को सोने से 3 से 4 घंटे पहले कैफीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें चाय आ जाती है, कॉफ़ी आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाते हैं। इन सब में कैफीन की ज़्यादा मिकदार है और वही बात आ जाती है कि आपके इंसोम्निया का बायस बनता है, आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, नींद के पैटर्न को। अच्छा, एक और चीज सिद्रा यहाँ पे वो भी थोड़ी सी हाईलाइट करते हैं कि बहुत सी जगहों पर ये भी कहा जाता है, रिसर्चर्स ये फैक्ट्स प्रोवाइड करती हैं कि चाय का इस्तेमाल हरे पत्तों वाली सब्जियों के साथ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो डायरेक्टली तो हम उस तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे होते, लेकिन कोई ना कोई खाना हमने ऐसा खाया जिसमें पालक है, जिसमें साग है, उसके थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है, अक्सर मैं भी, ऑल्दो कि ये गलत प्रैक्टिस है, बट एक आदत होती है कि खाने के बाद चाय थोड़ी सी अगर इस्तेमाल कर ली जाए। सो ये आपस में किस तरह से ठीक नहीं है इनका लिंक। फिर ये भी कहा जाता है कि जो खट्टे फल होते हैं या ऐसे फूड जिनकी जो थोड़े से एसिडिक होते हैं, उनके साथ भी चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रूट्स के साथ ऑब्वियसली कोई चाय नहीं खाएगा, लेकिन हमारे यहाँ शाम के स्नैक्स में अक्सर फ्रूट सैलेड्स होते हैं, उन्हीं में ही ज्यादा ऐसे फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी बता दें कि ये किस तरह से ठीक नहीं है खट्टे फलों के साथ या इसके साथ साथ हरे पत्तों वाली सब्जियों के साथ चाय का इस्तेमाल करना। हरे पत्तों वाली सब्जियों के अंदर बेसिकली आयरन पाया जाता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हरे पत्तों वाली सब्जी में कैल्शियम भी अच्छा होता है, लेकिन ऑक्सलेट्स की वजह से उसकी उन चीजों की अवेलेबिलिटी इस तरह से नहीं होती। लेकिन हरे पत्तों में जो बेसिकली आयरन है वो बॉडी में सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है अगर आप अपनी खुराक में जितनी मर्जी अच्छी चीजें ले रहे हैं, जब आप बॉडी इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी तो उसको लेने का फायदा भी नहीं है। अगर आपने अच्छा आयरन रिच फूड खाया है, उसके बाद आप चाय पी रहे हैं, तो जितना मर्जी अच्छा फूड था, दैट इज यूजलेस फॉर योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया है। इस वजह से मैंने जैसे भी जिक्र किया कि खाने के साथ या खाने से 1 घंटा पहले या बाद में आप 1 कप चाय ले सकते हैं अगर आप बहुत एडिक्ट हैं, लेकिन खाने के बिल्कुल साथ, नाश्ते के बिल्कुल साथ चाय का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम होता है, तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने जो ज्यादा हाइड्रेटिंग जिनकी पावर ज्यादा है। दूध बहुत अच्छा होता है। अगर हमने प्यास बुझानी हो ना, तो आप दूध का एक ठंडा ग्लास पिए, उससे आपको बड़ा सुकून मिलता है। और अगर आप इसको थोड़ा कभी कभार दूध सोडे की शक्ल में इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन दूध की हाइड्रेशन अच्छी होती है। हमें उसके अच्छा, एक और चीज सिद्रा यहाँ पे क्विकली ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि नाश्ते के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना या किसी भी मील के बाद, तो कितनी देर बाद हम चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ चाय के नुकसानात अगेन क्विकली बताइएगा, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2.5 मिनट। हम खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं चाय का, लेकिन फौरन से नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ नुकसानात की मैंने भी बात की है, तो आपकी नींद के पैटर्न को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, वैसे भी आपका पाल्पिटेशंस का मसला है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हार्ट के इश्यूज है, उसके लिए भी चाय अच्छी नहीं, क्योंकि आपकी दिल के धड़कन को बढ़ाती भी है। तो उन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभार जो है 1 से 2 कप अगर आप ले लेते हैं तो ठीक है। चाय की निस्बत कैफीन की जो क्वांटिटी है वो कॉफी में ज्यादा होती है, तो कॉफी जो है वो ज्यादा जो है इस लिहाज से हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमें बस 1 से 2 कप लें, बहुत ज्यादा ना लें, और उसको भी खाने के साथ ना लें, या थोड़े से गैप के बाद में। बट आपके नजदीक कॉफी जो है वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेहतर। नहीं, सॉरी, चाय इज कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन की क्वांटिटी आधी है और कॉफी की कम है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और भी थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दें कि ये भी कहा जाता है कि बेकरी आइटम्स के साथ, जिस तरह अक्सर हम समोसे, रोल्स, पैटीज वगैरह खाते हैं, हमारे यहाँ तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि शाम की चाय के साथ ये लवाजमात हो और साथ चाय लाजमी हो। ये भी कहा जाता है कि बेकरी आइटम्स के साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो इसके क्या नुकसानात होते हैं, क्यों अवॉइड करना चाहिए? बेसिकली जिन भी चीजों के अंदर आयरन मौजूद है, हमें उनके साथ नहीं लेना। बेकरी आइटम्स के अंदर तो इतना खास आयरन नहीं होता है, और ना ही हम ये समोसे पकौड़े जो खाते हैं उसमें इतना अच्छा आयरन मिलता है। आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल से या गोश्त वाली चीजों से, जो एनिमल ओरिजिन की चीजें हैं, गोश्त हो गया, इस सब में अच्छा ही मिकदार में आयरन पाया जाता है, तो इसके साथ हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, बेकरी आइटम्स का ये है कि उसके अंदर और नुकसानात वाली चीजें हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट ज्यादा मौजूद है, वो उसके अपने नुकसानात है, लेकिन चाय के साथ उसको लेने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें आयरन वाली चीजों के साथ चाय को लेने से अवॉइड करना चाहिए, जिसमें गोश्त वाली चीजें आ जाती हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियों का भी आपने जिक्र किया था, उनके साथ खास तौर पे हमें एहतियात करनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि हम लोगों के ना मुख्तलिफ अंदाज होते हैं चाय बनाने के। अब बहुत से लोग जो हैं वो चाय बनाते हैं, उसमें ज़्यादा पत्ती ऐड करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं चाय को ज़्यादा पकाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सौंफ इलायची का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा वे है जिसमें हम चाय को ज़रा कम हार्मफुल बना सकें, उसकी मेकिंग इस तरह से करें, उसमें कोई चीज़ें ऐसी ऐड कर दें जैसे सौंफ इलायची, इसके साथ कुछ या कम पत्ती का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए कि वो जो आपका एक जुबान का चस्का है या आपकी एडिक्शन है वो भी फुलफिल हो रही हो बट वो लेस हार्मफुल हो जाए एट द सेम टाइम। बिल्कुल। एक तो ये कि आप कम पत्ती का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली कम पत्ती इस्तेमाल होगी तो कम टैनिन्स होंगे, कम नुकसानात वाली चीजें होंगी, कैफीन कंटेंट भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। कम पत्ती वाली इस्तेमाल करें और कहवे को अलग रखें और दूध को अलग रखें। जो हम बहुत ज्यादा पका पका के चाय पीते हैं उसकी निस्बत वो चाय बेहतर है जिसके अंदर पत्ती अलग होती है, मतलब कहवा अलग होता है और दूध अलग होता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सिद्रा इम्तियाज हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद थी। चाय के नुकसानात इनको हाईलाइट किया जा रहा था एंड आई होप कि आप सब अब थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, चाय जो है वो कम पिए। वैसे भी अब गर्मी है, गर्मी में तो वो चाय वैसे ही प्यास बहुत से लोगों को लगा रही होती है, लेकिन अगर चाय पीनी भी है तो उसको एक बेहतर अंदाज में बनाया जा सकता है। उसका ये है कि एक तो हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट है और एक चीज़ प्रैक्टिस में होती है कि चाय बनी वैसे थोड़ी देर बाद उसको दोबारा गर्म करके पी लिया जाए। सो इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। कम पत्ती का इस्तेमाल, चाय को कम पकाया जाए और दूध और जो पानी है वो बैलेंस रखा जाए तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो चाय को लेस हार्मफुल जो है वो बना सकती हैं। बस अभी हम शो में बात करेंगे कि लाहौर समेत पंजाब भर के अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, सेहत के शोबे की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नजर आए। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो शायद बचपन से लेकर टिल नाउ जो मसाइल में हम तब देखते थे वही आज भी नजर आते हैं, सवाए इसके कि एक दो चीज़ों में इजाफा कर दिया गया है जिसमें सेहत कार्ड है उनको कुछ चीज़ों को जो है बहरहाल बेहतर भी किया गया है। लेकिन हमेशा से जो सेहत का शोबा है या अगर हम सरकारी अस्पतालों को देखें तो वो मसाइल की आमाज का हमेशा से रहा है। इसमें अगर हम मुख्तलिफ मसाइल को देखें, अद्वियात हैं, सर्जिकल आलात हैं, फिर इसके साथ साथ आए रोज़ हम स्टाफ की और इसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल देखते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं बराह रास्त गरीब आदमी को, मरीजों को इफेक्ट करती हैं। तो जब से केयर टेकर सेटअप आया है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द सेटअप इन पंजाब, तो क्या क्या चीज़ें नोटिस की गई हैं, चैलेंजेस उस पर क्या क्या हैं, इनसे नबुर्दाज़मा होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तरतीब दी गई है, अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। हमारे साथ आज शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और इनके साथ साथ तशरीफ फरमा है हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद साहब। सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, मियां साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्योंकि अभी तो आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं बट इसके अलावा भी आपकी ऑब्वियसली प्रैक्टिस रही है और आप चीज़ों को बहुत करीब से देखते रहे हैं। केयर टेकर सेटअप में आने के बाद आपको क्या लगा है कि इस वक्त पंजाब में सेहत के शोबे को लेकर, सरकारी अस्पतालों को लेकर मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं और उनको एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज आपकी जानिब से बनाई गई? बहुत शुक्रिया जी आपके ये मौका देने का कि आपके ज़रिए हम बात कर सकते हैं अपने बहन भाइयों से। देखें, हेल्थ एक शोबा है और बाकी भी दीगर बहुत शोबे हैं, एजुकेशन है और हेल्थ और एजुकेशन डायरेक्टली, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही अपने इंट्रो में, कि डायरेक्टली इंसान की साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंसान सेहतमंद नहीं होगा तो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कैसे कमाएगा, और अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो भी नहीं कमाएगा। ये दोनों बहुत सोशल सेक्टर के बहुत अहम हिस्से हैं, बल्कि बैकबोन हैं, और हेल्थ ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हर इंसान की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है, ये नारा तो ज़रूर रहा है इलेक्शंस में, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी एक गवर्नमेंट की नहीं मैं बात करता, तमाम गवर्नमेंट्स ने इसको नेगलेक्ट किया है। इस पे जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो पैसा पर कैपिटा स्पेंडिंग है, वो दुनिया तो छोड़ दे, वो तो बहुत आगे है। इस खित्ते में भी बांग्लादेश या इवन अफ़गानिस्तान से भी कम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर तो आपकी ये तरजीहात में ही नहीं है तो 0.45% ऑफ द GDP, तो फिर इसमें बहुत मुश्किल होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी आबादी, अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया के उन बड़ी पॉपुलेशन में अब शुमार होते हैं जो पहली 3-4 नंबर पे है। ठीक है। आज से 20-22 साल बाद हम तीसरी बड़ी मुमलिकत होंगे दुनिया की। इंडिया
सबसे बड़ी होगी, फिर चाइना नीचे आ जाएगी क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। तीसरी हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स मिजरेबली फेल हुए हैं। ये लाहौर है आपका, आप क्योंकि लाहौर को रिप्रेजेंट करता है आपका चैनल, यहाँ पे जो आखिरी बड़ा मेगा हॉस्पिटल बना जो 2000 बेड के करीब, वो जना हॉस्पिटल था जिसको 35 साल हो गए हैं। 35 साल। अब 35 साल में आबादी हमारी 3 गुना बढ़ गई है लाहौर की, ठीक है। हम एक बहुत कई बड़े मुल्कों की आबादी लाहौर में है, तो लाहौर में कोई टीचिंग हॉस्पिटल नया नहीं आया। छोटे छोटे शदर यक्की गेट और ये वो तो फीते काटने वाले हॉस्पिटल थे, ठीक है, और वो भी उनकी फंक्शनैलिटी प्रैक्टिकेबल नहीं थी। लाहौर को डेस्परेटली चाहिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल 1800 बेड का है, आज वहाँ 5000 बच्चा है। अब किस तरह क्वालिटी देंगे? इस कमरे में अगर 20 बंदों की गुंजाइश है बैठने की, मैं इधर 100 ला दूंगा तो क्या होगा? ये एसी भी जवाब दे देगा, आपके फर्नीचर भी जवाब दे देगा, कुर्सियाँ भी टूटनी, बाथरूम भी चौक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हर जगह की एक कैपेसिटी है। केयर टेकर सेटअप में मेरा इल्तजा और हुक्म भी है तमाम हॉस्पिटल से कि किसी को रिफ्यूज़ नहीं करना कि कोई भी गरीब आ रहा है, जी गरीब आते ही गरीब हैं। हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में अमीर तो आते नहीं आए। विश के अमीर और बाब इख्तियार वहाँ पे इलाज कराएं तो हॉस्पिटल बहुत बेहतर हो जाएं। बिल्कुल ठीक। कौन से मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ने या चीफ सेक्रेटरी की बेटी का लेडी विलिंगटन में डिलीवरी हुई है? किसने अपना ऑपरेशन में हॉस्पिटल में कराया? तो इसलिए वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें मैं क्योंकि इसी सॉइल का हिस्सा हूँ, मरना भी यहाँ है, जीना भी यहाँ है। मैं पूरे मुल्कों में फिर आके ट्रेनिंग लेके वापस आया हूँ, बाकी वहीं रह गए हैं ज़्यादातर 90%। उनको भी आना चाहिए। उनको इस मुल्क ने उनको जो भी आज हैं अल्लाह के बाद इस मुल्क की वजह से हैं। ठीक है। हमारी शनाख्त और हमें बड़ा फ़ख्र है कि है। लेकिन इशू ये है कि देखें उसका फिर नतीजा ये होता है इस पॉलिसी का कि रिफ्यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ करके हम कहें कि जी 1800 बेड भर गया है, ठीक है, अब हाउसफुल है, अब नहीं दाखिल कर सकते, कहीं और जाएं, तो फुटपाथ पे मरना शुरू हो जाएंगे लोग, ठीक है। पहली प्रायोरिटी जी प्रायोरिटी ये है कि रिफ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके नतीजे में ओवर क्राउडिंग हो जाती है। जब भी मैं जाता हूँ, चिल्ड्रन छोड़ दें, जहाँ भी जाता हूँ, जना हॉस्पिटल जाता हूँ, एक बेड पे 3 है। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे साथ गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? बड़े जाहिर है उनके बड़ा कंसर्न था। इतना ही बड़ा कमरा था जो हमारी एक बे थी मेडिसिन की, उसमें सांस लेना भी मुश्किल था, मेरा भी और उनका भी। वो कहते थे यहाँ तो मैं नहीं सांस ले सकता, बच्चे इतने एक बेड पे बीमार बच्चे हैं, 4 बच्चे, और उनके साथ एक माँ, एक खाला या जाहिर बात है अटेंडेंट का होना तो लाज़मी। ये ईद की बात है। हाँ। तो सांस लेना मुश्किल था। तो मैंने उन्हें कहा, वो नाराज़ थे थोड़े, तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये बता दें कि इनको सज़ा देनी है मैनेजमेंट को कि इनाम देना है। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है आपका? मैं कहा जी इनाम इस चीज़ का दें कि उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, कि एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है इनको। ठीक नहीं है, मैं नहीं जस्ट, तो इसका ख्याल ये ना कि और हॉस्पिटल बनने चाहिए थे। तो आपकी प्रायोरिटी सर इस वक्त क्या है? देखें बच्चे, आपने मुझे कहा जब इंट्रो में कि अब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम केयर टेकर सेटअप हैं। वी आर नॉट सपोज टू कि हम पॉलिसीज बदलें। वी आर नॉट सपोज टू कि हम नए प्रोजेक्ट शुरू करें। मेरे बस में हो तो मैं 4 और हॉस्पिटल इस वक्त सब कुछ छोड़ के, सब कुछ गवर्नमेंट का बेच के 4 बड़े हॉस्पिटल। So would you be able to give some recommendations? देखें दी हैं, बहुत दी हैं। देखें हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हम गवर्नमेंट में नई PC1 वगैरह नहीं बना सकते, नई हॉस्पिटल नहीं बना सकते। ये तरजीहात है मेरी कि अगर जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए ये कह के जाऊंगा, ठीक है, कि ये क्रिमिनलिटी होगी कि हम नए हॉस्पिटल बड़े वाले नहीं बनाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने इफ्तिताह किया था जना हॉस्पिटल का, ठीक है। अब उसी जना हॉस्पिटल को कितनी देर हो गई है, और उसका नतीजा ये है कि एक बेड पे 3 मरीज़ लेटे हैं, कैपेसिटी नहीं है, बाथरूम चौक हैं। अच्छा, दूसरा हमने जो ये किया है कि हमने फिलॉन्थ्रेपी ले हैं। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ही एग्जांपल ले लें, वहाँ लोग जो रिश्तेदार 8-9 हज़ार है वहाँ, उस ज़मीन पे रोडों पे सो रहे हैं। जाहिर है उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं सोना, बाहर ही कहीं सोना है, फुटपाथ पे सो रहे हैं, वो भी बुरी चीज़ है। उनके लिए मुसाफिर खाना बनाया, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं, फिलॉन्थ्रेपी से, अपने दोस्तों को यारों को इकट्ठा करके। बिल्कुल। इसी तरह हमने मुस्लिम एड, इस्लामिक एड UK की है, क्योंकि मैं उनसे बहुत देर से काम कर रहा हूँ। पूरी एमरजेंसी एक्सपेंड कर रहे हैं हम, कुछ तकरीबन 120 बेड हो जाएंगे बच्चों के लिए।
बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर देखें इस मुल्क में जो हार्ट डिजीज़ जो है नंबर 1 किलर है, सबसे ज़्यादा मरीज़ हार्ट अटैक से मरते हैं, उसकी ट्रीटमेंट 2023 की दुनिया में, पूरी दुनिया में 2023 नहीं 2000 से यही है कि जब कोई आता है हार्ट अटैक के साथ फौरी तौर पे उसकी एंजियोग्राफी हो विद इन 45 मिनट्स और उसकी वो नाली खोल दी जाए। उसका हार्ट डेड होने से बच जाएगा, उसको बार बार दाखिल नहीं होना पाएगा, उसका हार्ट की पंपिंग ठीक रहेगी, उसका रिदमिया नहीं होगा, उसकी लाइफ ठीक। यहाँ पे ये चीज़ हमने अरबों रुपए की एंजियोग्राफी मशीन लगाई है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन पूरे पंजाब में 40-50 के करीब मशीनें लगी हैं जी। डीजी खान में लगाई, अभी मैं उधर करके आया हूँ बुज़दार, फ़तेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट को अफ्ताह। तो मैं जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे, तातल का शिकार थे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट 10 साल से बंद पड़ा है। सर ये इसके तातुल की क्या वजह? हुकूमतों का बदलना फटियों का, कि किसी की फटी लगी है, किसी ने ओपनिंग नहीं करनी, किसी ने असल में क्रेडिट लेना ना बेसिकली। उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वालिद के नाम पे बनाया, अच्छी बात है, बनाया तो है ना, हमने नाम नहीं बदला, मैंने उन्हीं को क्रेडिट दे रहा हूँ कि उन्होंने शुरू किया लेकिन इनकम्प्लीट था। मैंने उसको फास्ट ट्रैक कराया, दिन रात लगा के उसकी ओपनिंग खुद करके आया, सॉफ्ट सी ओपनिंग। अभी पूरी तरह नहीं खुला लेकिन इंशाल्लाह इसी माह के एंड पे एंजियोग्राफी भी लग रही है। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान की एक्सटेंशन थी, वो हम उसको फौरी तौर पे हम कर रहे हैं, वो भी अगेन फिलॉन्थ्रपी से 4 मंजिला बना रहे हैं। वहाँ भी बहुत, इससे भी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग थी। फिर दूसरा देखें, जो मैं आपसे हार्ट की बात कर रहा था, तो अगर मुझे खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होगा रात के 3 बजे भी होगा तो सब कुछ खुल जाएगा। मेरे सेक्रेटरी साहब अल्लाह को सेहत दे, ज़िंदगी दे, आप मियाँ साहब को अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, इनके लिए भी खुल जाएगा, जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए खुल जाएगा। एक आम आदमी के लिए क्यों नहीं खुल सकता? गवर्नमेंट ने तो अरबों खरबों रुपया लगा चुकी है ना मशीनों पे, तो क्यों नहीं? क्योंकि हमारे सिस्टम में खराबी है। 2-3 बजे बंद कर देते। हमने हफ्ते की सुबह को ओथ लिया इमरजेंसी में, ठीक है, इतवार को मैंने 9 बजे मीटिंग की, तमाम जितने हेड्स हैं इंस्टीट्यूट्स कार्डियोलॉजी के जहाँ जहाँ एंजियोग्राफी लगी है उनको लिया, ऑनलाइन लिया या फिजिकली लिया। उधर बहस शुरू हो गई कि जो आपका ख्वाब है, जो आप पता नहीं कहाँ से ये ख्वाब ले आए हैं। मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उनका फेलो हूँ, और ये ट्रीटमेंट है जो मिलनी चाहिए, और ये मिल रही है कि आप टीका लगा देते हैं और उनको लिटा देते हैं, बाद में 6 हफ्ते बाद एंजियोग्राफी करते हैं। आपको तो 45 मिनट में करनी है। उन्होंने कहा जी हम करते हैं, सुबह कर देते हैं जो आता है। तो मैंने कहा अगर किसी को शाम को होगा, हमारे यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स 2 बजे तक डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डैशबोर्ड बनाया, अभी हजारों की तादाद से हो चुकी है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, और ये मतलब उनके लिए क्रिमिनलिटी होगी कि वो ऑफर नहीं करेंगे। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चीफ ये तो फिर आपकी सरपरस्ती में हो रहा है ना, नोबडी नोस कल को कौन आएगा, हालात कैसे रहते हैं। नहीं, कोई भी आएगा इंशाल्लाह वो ऑन करेगा, क्योंकि देखें 2023 की यही ट्रीटमेंट है, वो 1980 की ट्रीटमेंट थी जो हम आम लोगों को अपग्रेड किया ना बेसिकली। जो हम वीवीआईपीज़ को दे रहे थे वो वही दे रहे थे। लेकिन क्यों हम बंद करें एंजियोग्राफी? जब हमारी अरबों रुपए की एंजियोग्राफी लगी है तो एक अजी ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर की तरह कितनी है 30,000 रुपया, उसकी वजह से उसको एक और ऑपरेटर रख लें। डॉक्टर हैं, ऑपरेटर नहीं है। सर मैं यही चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने की हैं। कल यहाँ पे बच्चों की न्यूरो सर्जरी की वार्ड नहीं थी, ठीक है, लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाते थे, कभी कहीं जाते थे, कहते हम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है। अब बच्चे को एक आम जो हमारे थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे यार दिमाग की प्रॉब्लम है, एलजीएच जाएं, तो फिर एलजीएच से शटल होते फिरते थे। कल मियाँ साहब मौजूद थे, हमने वहाँ 50 बेड की बच्चों की भी न्यूरो सर्जरी अब वहाँ पे हो रही इस वक्त। नहीं, एलजीएच में जो पिन्स है, पिन्स पंजाब, देखिए ये उनका काम है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का न्यूरो के रिलेटेड पिन्स, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, वहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट हुई है। मॉड्यूलर थिएटर्स हैं वहाँ पे, बेस्ट सीटी स्कैन है, बेस्ट एमआरआई है, और वो हमने खोल दिया। और मैं खुद वहाँ बच्चों को राउंड किया है। अव्वल तो बच्चों के साथ ज़्यादती है कि उनके माँ बाप उनको 14 साल की उम्र में मोटरसाइकिल दे देते हैं और बगैर हेलमेट के, वो हेड इंजरी करके। ये तो आपके वही ना, हमारा सिस्टम ही ओवरऑल खराब है। तो फिर उसके बाद लेकिन मैंने खुद राउंड किया, ऑलमोस्ट 100% लोग बच्चों के वालिदैन को मिला, दे वर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड कि मुफ्त हो रहा है इलाज, बहुत अच्छा हो रहा है।
पैशनेट हैं डॉक्टर्स, सब हैं। देखें, हमें शायद हम बहुत कुछ ना कर सकें, लेकिन एक हिस्सा डालना चाहिए हमें। जो भी अल्लाह ताला हमसे दुआ है आपके ज़रिए और तमाम सुनने और देखने वालों के लिए कि अल्लाह ताला कोई हमसे काम ले ले, कोई भी हमारा हिस्सा भी चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काम ले ले। हम इतने डेस्परेट हैं कि हम चाहते हैं कि जब हमें इश्यूज़ भी पता है, सोल्यूशन भी पता है, तो हमें कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो अपनी जेब से करें। हम हमारी कैबिनेट पूरी की पूरी तनख्वाह भी नहीं ले रही, बिल्कुल, बल्कि ख़ुद दे रहे हैं, और हम अपने दोस्तों के पैसे लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे उस तरह हाथ बंधे हैं। और इंशाल्लाह ये लोग, इंशाल्लाह जो लाहौर के लोग, पाकिस्तान के लोग, मुसलमान हैं, ये दुआएं जब हमें देंगे वो हमारा इंशाल्लाह। सर, एक और चीज़, क्योंकि अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान मेंशन किया कि एक जिन्ना हॉस्पिटल 35 साल बना, अस्पतालों की किल्लत है, फिर वहाँ पर उस तरह से काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा। सर, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे प्राइवेट सेक्टर को ज़रा इंगेज किया जाए, उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए, सो दैट एग्जैक्टली ये किया हुआ है हमने, चाहे ये गंगाराम है, ठीक है, चाहे ये जना है, जना में बे इंतहा जाना का डायलिसिस, मैं जना का हेड रहा हूँ, उस वक़्त मैंने शुरू कराया एजाज ट्रस्ट से, अभी भी चल रहा है, अब एक्सपेंड कराया है। उधर खाना फ्री है, ठीक है, तमाम खाना। उधर जो जितनी बाकी अपनी आउटडोर में हम दवाई नहीं दे सकते, तो प्राइवेट सेक्टर आके आउटडोर में दवाई दे रहा है। सर, ये जो डिफेंस और बेरिया और इधर पोश इलाकों के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी इंगेज किया जा सकता है। PKLI का देख लें, वो एक बहुत महंगा हॉस्पिटल है हमारा, और बहुत अच्छा है हॉस्पिटल है, नो डाउट। मैं उधर गया, मैंने उन्हें कहा कि यार इधर गरीब कितनों को इलाज हो रहा है। असल चीज़ तो ये है, अरबाब इख्तियार अमीर लोगों का तो वो इंग्लैंड भी चले जाते हैं कहीं, और उन्होंने कहा जी हम 2 चीज़ें दे रहे हैं हेल्थ कार्ड पे, एक डायलिसिस और एक पेट स्कैन। सही। मैंने फ़ौरन उनको कहा आपको अपनी तमाम सर्विसेज खोलनी चाहिए गरीबों के लिए। वाई जस्ट टू, तो वो भी हमने कि ट्रांसप्लांट क्यों नहीं, जब वो कर सकते हैं, सिर्फ रोबोटिक सर्जरी है, कंप्यूटर रोबोट्स के साथ, बहुत अच्छी चीज़ है कैंसर के लिए, मैंने वो भी। तो इसलिए हमारी यही कोशिश है कि देखें, जो इन बावजूद इन जो हमारे हाथ वाथ बंधे हुए हैं, जो भी हैं, हम बाहर इससे निकल के कर रहे हैं, लेकिन हम कर इस तरह रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि हम प्राइवेट सेक्टर, चैरिटी सेक्टर, हम कई क्लिनिक्स बना रहे हैं इस वक्त जो बिल्कुल गवर्नमेंट से हट के पैरेलल हैं। जहाँ पे मजंग रोड पे जाएं, सफ़ा वाले चौक में, आपका क्लिनिक के नाम से, जी सर, आपका क्लिनिक, वहाँ मैं और मेरे 50 टॉप के फिजिशियन फ्री देखते हैं। अपनी क्लिनिक्स में हम पैसे लेते हैं, मालिक को देखते हैं गाड़ी के, ड्राइवर तो नहीं देख सकते, ड्राइवर को उधर बुलाते हैं, ठीक है, तो उसको भी शुगर है और उसको वो ही उससे बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है जो प्राइवेट में मिलती है। मैं खुद देखता हूँ और मेरे साथी 50, कोई चार्ज नहीं करते, ये सदका है डॉक्टरों का। सर, ये आपके टेन्योर के बाद भी ये तमाम चीजें जारी रहेंगी? वो तो चलेगा ही, वो तो अल्लाह के लिए है, वो तो प्रॉपर्टी ये अपने टेन्योर से पहले ही बनाया था, लेकिन अभी भी चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, पैरेलल सिस्टम है। और ये हम कराची भी खोल रहे हैं इंशाल्लाह, पेशावर भी, और वो प्रॉपर्टी भी किसको जाती है? अल्लाह के नाम को, जो देना चाहता है आए ना, प्राइवेट सेक्टर आए, अल्लाह के नाम पे हमारी है कि अल-राफ़े अल्लाह का नाम है, अल-राफ़े के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, हम वहाँ अपनी सर्विसेज फ्री देंगे, टेस्ट सारे फ्री होंगे, लाखों रुपए के टेस्ट फ्री होंगे, और उसके बाद दवाइयात फ्री होंगे। मियाँ साहब इंशाल्लाह वहाँ प्रोग्राम करेंगे। हमें आपके ज़रिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह देगा, सिर्फ ये चाहिए कि जिसका कोई परसवाने हाल नहीं, उसको सीरियस बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फालिज है, गुर्दे फेलियर है, इस किस्म की नज़ला ज़ुकाम नहीं, वो तो कहीं भी दिखा सकते हैं। वो इधर आएँ जो इंसुलिन नहीं अफोर्ड कर सकते। यहाँ पे जिनको इंसुलिन लगनी चाहिए सिर्फ 10% को लग रही है, 90% तो बगैर इंसुलिन के मर जाते, वहाँ इंसुलिन भी फ्री है। तो आए वहाँ सफ़ा वाले चौक पे। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से जो देखने वाले हैं उनके लिए एक अवेयरनेस भी है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। मियाँ साहब, हाल ही में हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस भी किया जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जा रहा था, इस पर जरा लेटेस्ट अपडेट क्या है, फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या किया जा रहा है। अद्वियात की कीमतों में 20% जो है वो इजाफा हुआ है, और कुछ में लाइफ सेविंग के लिए 14, और कुछ अद्वियात वैसे शॉर्टेज भी है, ऐसी अद्वियात जैसे हेपारीन है, डॉक्टर साहब हेपारीन इस वक्त नहीं मिल रहा, वो उसकी प्राइस कम है और सरकारी तौर पर शॉर्टेज है, उसको आपको पता है कि जो है वो
खून पतला करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर सरकारी अस्पताल में जब नहीं होता तो फिर ऑपरेशन लिस्ट जो है वो मनसूख हो जाती है। ये एक बड़ा सर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम 2-3 दिन पहले भी अपने शो में डिस्कस कर रहे थे। एक इसको थोड़ा सा बता दें, और साथ ही साथ एक मियां साहब, मैं आप भी इस चीज से बखूबी वाकिफ होंगे, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा सरकारी अस्पताल इस वक्त मसाइल की आमाजगाह के साथ साथ गंदगी की भी आमाजगाह है। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर लोग इलिटरेट हैं, वो दूर दराज से आते हैं, वहां पे गंद इकट्ठा करते हैं। क्या कोई पेनल्टी ऐसे लोगों के लिए भी होनी चाहिए? सो इस हवाले से बहुत थोड़ा बहुत सा। अच्छी बात है, हमने पेनल्टी लगाई हुई है 1000 रुपया अगर कोई पकड़ा जाएगा हॉस्पिटल में। लेकिन वो बेचारे उनसे 1000 रुपया लेने का हमारा हौसला भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बेचारों के पास वापसी का किराया भी नहीं होता जो उधर आते हैं। एनी हाउ, सफाई निस्फ मान है हमारी ज़िंदगी का। अगर वो निस्फ मान हम जिंदगियों में ले आएँ, सिर्फ डस्टबिन है वहाँ जाके फेंक दें जो भी फेंकना है, तो ये बहुत हद तक सफाई हो जाएगी। अपने घर को हम साफ़ रखते हैं, हॉस्पिटल को नहीं रखते। डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी उसमें शामिल हैं। हम एक इमन हैसल कौम समहाउ बहुत सुस्ती का सगा। जहाँ तक अदवायात की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदवायात सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का। पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में एक जितनी कीमत होनी है दवाई की, ठीक है, ये उन्होंने करना है। कानून में बन चुका है कि 10% दवाई की कीमत बढ़नी है साल की, वो बढ़नी है, कुछ भी कर लें। हर चीज़ की अगर 50% बढ़ रही है तो दवाई कैसे आप, क्योंकि दवाई सारी की सारी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है, यहाँ तो बनता नहीं है। पॉलिसीज़ हमारी इतनी ख़राब रही हैं, इंडिया की देखें, इंडिया हर चीज़ का रॉ मटेरियल खुद बनाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो उसकी एक दुश्मन की भी जो अच्छाई है उसको उन्होंने एक पॉलिसी नेशनलिस्टिक बनाई है। यहाँ कोई फैक्ट्री लगाता है, उसको कहते हैं जी आप चाइना से, इंडिया से इंपोर्ट कर लो और उसको भर लो। 4000 लीटर में लाया वो कोई दवाई, 250 ml में भरा, मेड इन पाकिस्तान। उसने कुछ नहीं किया, उसने पैक किया। आपका ख्याल है कि 10% बढ़नी ही? मेरा ख्याल है कि पॉलिसी चेंज होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, कि वो जिनको लाइसेंस दे रहा है दवाई बनाने का, उनको कहे ये लाइसेंस 10 साल के लिए बैठे है, 10 साल बाद तुम रॉ मटेरियल भी यहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे तुम रिजल्ट कैंसिल, जो इंडिया की पॉलिसी। उसके बाद दूसरा उनको ये चाहिए कि इनखसार इंपोर्ट पे कम से कम करें, ताकि अब ये हमारा बचे फॉरेन करेंसी। जहाँ तक मियाँ साहब का शॉर्टेजेस का, और आपका भी बिल्कुल सही है, हमने ये इंटरवेंशन किया है, ये पहले कभी नहीं हुई। मैंने खुद ज़ाती तौर पे सारी दवाइयों की कंपनियों को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, वेंडर्स को इकट्ठा किया, 200 के करीब, और बड़ी लंबी 2 घंटे की मीटिंग की। अब उन्होंने जब टेंडर किया ना दवाई का, तो उन्होंने 10 रुपए पे किया। अब डॉलर इतना महंगा हो गया कि अगर वो